अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। वीडियो को देखने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर दफ़ा आपको लिंक सेंड करने के बजाय आपको खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि और आप लोग लेक्चर जो है वो इजीली देख सकें। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव रेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव रेज का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे ये डिस्कवर हुई थी, उसके अपरेटस में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। उसका अपरेटस बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर कैथोड रेज, ठीक है। यानी इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या यूज़ करना है। इसके अंदर आपने यूज़ करनी है डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास की बनी हुई ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर यूज़ करना है इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड एंड एनोड, ठीक है। आपको एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, ठीक हो गया। और एक चीज़ आप लोगों को क्या चाहिए जनाब, एक चीज़ आप लोगों को चाहिए इसकी वोल्टेज सोर्स के अलावा वैक्यूम पंप चाहिए, ठीक हो गया। ये चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर हैं। और इस दफ़ा जो आपने इलेक्ट्रोड्स में से कैथोड यूज़ करना है, वो कैथोड जो होता है वो परफोरेटेड कैथोड होना चाहिए। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है, यानी जो कैथोड हम यूज़ करेंगे उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होंगे या सुराख होंगे, और उन सुराखों को हम क्या कहते हैं, परफोरेशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसका ऑपरेटर्स लिख लिया कि हमें बिल्कुल वैसा ऑपरेटर्स चाहिए जैसा हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी में यूज़ किया था। अब हम इसकी ड्रॉ करेंगे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया था ये 1886 में गोल्डस्टीन भी कुछ लोग कहते हैं, गोल्डस्टाइन भी कहते हैं, गोल्डस्टाइन ने ये किया था, ठीक है। और उसने पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। अब हम देखते हैं कि उसने किया क्या था, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस हम लोग इसके अंदर भी यूज़ करेंगे जैसा हम लोगों ने कैथोड रेज के उसमें यूज़ किया था। कंपोजिशन इसकी वैसी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं इलेक्ट्रोड्स। एक आपके पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक आपके पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये वाला जो है इसको हमने कह दिया ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इसे हमने कह दिया कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने इसके अंदर क्या चीज़ रखी हुई है, गैस हमने यूज़ की थी, एयर यूज़ की थी, ठीक है, या वेपर्स यूज़ किए थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और यहाँ कहीं हम इसका वैक्यूम पंप थोड़ा सा अब ऊपर करके ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि नीचे हम लोगों ने इसकी वो ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्यों है, ये इसके अंदर मौजूद एयर गैस या वेपर्स के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। दूसरी ये वाली जो चीज़ है ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये वैक्यूम पंप है टू कंट्रोल द प्रेशर। और हम आपको पता है कि जब कैथोड रेज जो हैं वो लिबरेट हुई थी उस टाइम पर हमने कंडीशंस क्या रखी हुई थी। हमने कंडीशंस ये रखी थी कि हमने जो इसकी वोल्टेज है वो 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक हमने रखी थी, ठीक है। और यहाँ पर वैक्यूम पंप से हमने प्रेशर कंट्रोल किया था और इसको हमने 0.01 टॉर तक लेके आए थे। जब ये वाला प्रेशर और ये कंडीशंस हमने अप्लाई की थी उस टाइम पर यहाँ से कुछ रेज एमिट हुई थी, ठीक है। और उन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि इन्हें ऑपोजिट वॉल ऑफ कैथोड यहाँ पर इनने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया था। अब गोल्डस्टाइन ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब यहाँ से कैथोड रेज एमिट होती हैं एट द सेम टाइम ऑपोजिट इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ से भी कुछ ऐसी रेज जो हैं वो एमिट होती हैं जो ऑपोजिट वॉल ऑफ एनोड के ऊपर यहाँ आकर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात उसने ये इसके बताई इसके अंदर कि हमने ये जो कैथोड यूज़ किया है ना, ये कैथोड परफोरेटेड होगा इस तरह से। यानी ये एक परफोरेशंस का मतलब है ये जो आपको इसके अंदर खाली जगह नज़र आ रही है ना, ये परफोरेशन है, सुराख हैं कैथोड के अंदर, ठीक है, जो हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर जो कैथोड हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब ये जो परफोरेशंस है ना, वो जो पॉजिटिव रेज यहाँ से निकलेंगी ना, जो इस तरफ को जाएंगी, ये वाली पॉजिटिव रेज, ये वाली रेज जो हैं ये जब इस तरफ को जाएंगी तो ये इन परफोरेशंस के अंदर से पास करती हुई जाएंगी और जाके इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगी और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेंगी, ग्लो प्रोड्यूस करेंगी या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। अब उसने ये कहा कि ये जो रेज है ना जो यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रही हैं
ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये कैथोड के ऑपोजिट साइड से आ रही हैं और कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसकी तरफ जो रेज आ रही हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ होंगी, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग रेज होंगी, जिन्हें हम पॉजिटिव रेज का नाम देंगे। दूसरी बात ये है कि उसने कहा कि चूँकि ये परफोरेशंस के अंदर से ही पास करती हैं, बाकी जो जहाँ परफोरेशंस नहीं है वहाँ से पास नहीं कर सकती, और ये इन कैनाल्स, इन परफोरेशंस को ना कैनाल्स कहा है। कैनाल का मतलब है गड्ढे या नहरें टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर से ये गुजर के इन चैनल्स या कैनाल्स के अंदर से तो आके ये इसकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो इस वजह से इन्हें कैनाल रेज भी कहा जाता है। पॉजिटिव रेज जो होती हैं इन्हें पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, इन्हें प्रोटॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज क्यों कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसलिए कि ये परफोरेटेड कैथोड के कैनाल्स के अंदर से पास करती हैं और फिर जाके ये ऑपोजिट वॉल के ऊपर अपना इफेक्ट शो करती हैं, स्ट्राइक करती हैं और ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या है, कैनाल रेज हैं। अब ये तो डिस्कवरी तो हो गई इनकी, पता चल गया हमें कि यहाँ से कुछ रेज निकली हैं, ठीक है। अब इसकी मेन रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जब हाई स्पीड कैथोड रेज जो हैं वो जाती हैं और इसके अंदर मौजूद एयर, गैस या वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जाके जब ये स्ट्राइक करती हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको पता है कि यहाँ पर गैस है, सपोज करें कोई भी गैस है, उसका एक एटम है, मॉलिक्यूल जो भी है, उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कैथोड रेज जब यहाँ से हाई स्पीड कैथोड रेज जाती हैं तो वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रेज के ऊपर, वो जाकर इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं। नॉकआउट करने का मतलब क्या है कि इसकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल देती हैं, पीछे जो रह जाता है ना वो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है और उन्हें हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव रेज हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने की वजह से जो पॉजिटिव आयंस पीछे बचते हैं वो ऑपोजिट साइड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो नहीं जाएंगे, वो ऑपोजिट टू पॉजिटिव प्लेट मूव करते हुए नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, जो कि कैथोड है, और इसके कैनाल से पास करते हुए यहाँ पर जाकर वो फ्लूइसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी वो कहता है कि बेसिकली क्या हो रहा होता है कि मेटल जो इसके अंदर हमने मेटल है या फिर कोई गैस है या एयर है, या जिसको हमने मेटल को वेपराइज किया हुआ है, या एयर है या गैस है, जो भी है, उसका जो न्यूट्रल एटम होता है उसके साथ जब जाके कैथोड रेज, आपको पता है ना कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। मैं इसको वाजे करके लिख देती हूँ कि ये कैथोड रेज है, कैथोड रे है। ये जब जाके मेटल एटम के साथ स्ट्राइक करती है तो ये क्या करती है, ये उसको M पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, और साथ में एक उसका अपना नेगेटिव चार्ज होता है और एक इसमें से निकाल के, तो दो बना के नेगेटिव चार्जेस ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, और एनोड के पास जो पॉजिटिव M है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिस्कवरी हो गई। आगे उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या, हमने कल जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो गोल्डस्टाइन ने ये कहा कि इसके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है उससे ये बात जाहिर होती है कि दीज आर पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़, दीज आर पॉजिटिव रेज सिंपली, या पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी उसने इसकी हमें बताई कि ये जो हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दे ऑल्सो मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। पॉजिटिव रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करने का मतलब क्या है कि इसके रास्ते में कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका शेडो प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है कि ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी उसने बताई कैथोड रेज की क्या है कि जिस तरह से हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था कि वो फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं या फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो पॉजिटिव रेज हैं, पॉजिटिव रेज क्या करती हैं, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है। फ्लैश उसी तरह का जिस तरह का कैमरा का फ्लैश होता है, ये बिल्कुल उसी तरह का फ्लैश प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है दे कैन आयोनाइज द गैस, दे कैन आयोनाइज या काज आयोनाइजेशन, या दे कैन आयोनाइज द गैसेस, यानी इसके ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो चार्ज कैरिंग जितनी भी स्पीशीज़ होती है ना उनके अंदर आयनाइजेशन एबिलिटी होती है, तो ये आयनाइजेशन कर देती हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या है कि जो मैस होता है ना,
mass of positive rays is 1836 times heavier than cathode rays। इसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तब तक हम 6 वाला पॉइंट देखते हैं। 6 वाला पॉइंट क्या है? 6 वाला पॉइंट जो है वो है आपके पास E/m मेजरमेंट। E/m मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि E फॉर चार्ज डिवाइडेड बाय M फॉर मैस। मैस चार्ज टू मैस रेशो होता है, ठीक है। तो इसमें उसने कहा है कि इसकी चार्ज टू मैस रेशो से हमें पता चलता है कि ये हैवी हैं देन द कैथोड रेज। कैसे पता चलता है? कि जब इसके अंदर हम कोई हैवी मेटल डालते हैं ना या हैवी मटेरियल डालते हैं तो उसका मैस ज़्यादा होता है। मैस ज़्यादा होगा, फॉर सपोज करें E/m की एक स्पेसिफिक वैल्यू है x, ठीक है। तो जब मैस ज़्यादा होगा, आपको पता है x और m का जो रिलेशन है वो यहाँ पर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। चार्ज और एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, एक्स और एम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि जो E/m वैल्यू एक्स आ रही है, अगर मैस ज़्यादा होगा तो E/m की ओवरऑल रेशो जो है वो कम हो जाएगी, अगर मैस कम होगा तो ओवरऑल रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि चूंकि पॉजिटिव रेज जो हैं उनका मैस ज़्यादा होता है, इस वजह से उनकी E/m वैल्यू जो है वो कम आती है। हमने E/m वैल्यू कैथोड रेज की भी फाइंड की, पॉजिटिव रेज की भी फाइंड की, और हमने देखा कि पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू जो है वो कम है। तो इससे हमें पता चला कि उसका मैस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसकी E/m वैल्यू जो है वो कम आ रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा E/m वैल्यू आई फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल जो है आपका इस शेप का है। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर जो मौजूद होता है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मैस नंबर भी 1 होता है, सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का तरीन एलिमेंट होता है, सबसे थोड़ा मैस होता है इसका। तो हाइड्रोजन की E/m वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा आई, और वो सबसे ज़्यादा आई और पॉजिटिव रेज जो हैं उसके साथ वो मैच कर रही थी। इससे हमें पता चला कि पॉजिटिव रेज बेसिकली आर 7th पॉइंट यानी 6 पॉइंट के नतीजे में पता चला कि पॉजिटिव रेज आर बेसिकली प्रोटॉन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी जनाब हमने इसकी डिस्कवरी पढ़ी, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा, इसके अपरेटस देखा, डायग्राम देखी, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, और यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये जो 1886 में गोल्डस्टाइन ने इनको डिस्कवर किया था और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो बता दूं कि ये न्यूट्रॉन्स जो हैं ये किस तरह से डिस्कवर हुए थे। 1886 में गोल्डस्टाइन ने जब ये डिस्कवर किए प्रोटॉन्स, तो तब तक जो है ना, तब से लेके 1886 से लेके, यानी ये जो रेंज है ना 1886 से लेके 1932 तक, इस पूरी ड्यूरेशन में 32 ईयर्स ये हैं और तकरीबन 14 ईयर्स ये हैं। तो ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं 32 एंड 10 42 एंड 4, तकरीबन ये 48 ईयर्स बन जाते हैं। कि ये 48 ईयर्स तक सिर्फ यही बिलीव किया जाता रहा कि एटम जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा जो है वो प्रोटॉन होता है। एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा प्रोटॉन होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है जेम्स चैडविक वो इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, और उसने उसको ये समझ आ रही थी कि सिर्फ जो एक एटम है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम सिर्फ 2 पार्टिकल्स की बेस पे नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सिर्फ इन दोनों की बेस पे हम नहीं डिफाइन कर सकते। देयर मस्ट बी अ पार्टिकल विच शुड बी चार्जलेस बट हैव अ सर्टेन मैस, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई पार्टिकल ना हो तो फिर एटम का एटॉमिक मैस जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, उसने जनाब एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट करते हुए ही उसे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पता चला। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बेसिकली 1932 में जेम्स चैडविक ने की। ये सारी बातें आप लोगों ने वैसे ना एक्चुअली पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, 9th की केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ी हुई हैं। अभी हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट की नेचर क्या थी, वो एक्सपेरिमेंट किस नेचर का था, उसे हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसने बताया कि हम अपरेटस कौन कौन सा यूज़ करेंगे इसकी एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। उसने कौन कौन सा अपरेटस यूज़ किया था भाई?
उसने यूज़ किया था एक अल्फ़ा सोर्स, नंबर 1 अल्फ़ा सोर्स। अल्फ़ा सोर्स क्या होता है? अल्फ़ा बेसिकली होता है हीलियम-42 न्यूक्लियाई, ये होता है अल्फ़ा। उसने अल्फ़ा प्रोड्यूस करने वाला एक अल्फ़ा सोर्स यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद उसने एक बेरिलियम टारगेट लिया, नंबर 2 बेरिलियम टारगेट। टारगेट वो कौन सी चीज़ होती है जिसके साथ जाके स्ट्राइक करना होता है, स्ट्राइक करने, ठीक है। बेरिलियम टारगेट उसने यूज़ किया। उसके बाद उसने तीसरी चीज़ जो यूज़ की वो थी चार्ज डिटेक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया कि उसने थोड़ी सी जो इसकी डायग्राम है उसका अपरेटस की जो सेटिंग है वो किस तरह से की कि यहाँ पर उसने रखा अल्फ़ा सोर्स, ठीक है। अच्छा, आगे उसने रखा बेरिलियम टारगेट, ठीक है। और आगे उसने रखा हुआ था चार्ज डिटेक्टर यहाँ पे। अब ये जो अल्फ़ा सोर्स था ना, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर निकले और वो मूव करना शुरू हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इनके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस थे अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर। ये है आपके पास अल्फ़ा सोर्स, ठीक है। ये आपके पास है बेरिलियम टारगेट, ये है आपके पास चार्ज डिटेक्टर। ये पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं ये जब जाके स्ट्राइक किए इसके साथ, तो इसके अंदर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले। यहाँ पर चार्ज डिटेक्टर का मतलब होता है कि ये नीडल है पूरी एक, यानी यहाँ पर ना ग्रेजुएशंस हुई होती हैं। ये होता है ज़ीरो से लेके मैक्सिमम तक, तो नीडल जो है वो इनिशियली ज़ीरो पे होती है। अब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले, ठीक है। लेकिन वो जो पार्टिकल्स निकले उन्होंने कोई भी यहाँ पर चार्ज डिटेक्शन शो नहीं की, ठीक है। अब उसने कहा कि यहाँ पर चार्ज डिटेक्शन तो नहीं हुई, इसका मतलब है पार्टिकल्स तो निकले हैं, ज़ाहिर है रिएक्शन हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, पार्टिकल्स निकले, लेकिन उन पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज होता तो डिटेक्टर की नीडल जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव करती, लेकिन उसकी नीडल ने तो मूव किया ही नहीं आगे, ठीक है। अब ये जो बेरिलियम टारगेट है ना, ये बेसिकली होता है बेरिलियम 9 इसका अटोमिक मास होता है, 4 इसका अटोमिक नंबर होता है। और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं अल्फ़ा सोर्स वाले, ये होता है हीलियम-42, 2 अटोमिक नंबर है, 4 मास नंबर है। बेसिकली उसने कहा कि जो रिएक्शन होता है वो हीलियम-42 और बेरिलियम-94 के दरमियान न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में बनता है कार्बन 12 6, ठीक है। 9 और 4 13 होते हैं, तो 12, 4 और 2 6 होते हैं, 6 प्लस न्यूट्रॉन 1 0। यहाँ से ये जो पार्टिकल्स इमिट हुए थे अल्फा सोर्स ने जब बेरिलियम के साथ स्ट्राइक किया, बेरिलियम टारगेट के साथ, तो कार्बन 12 6 प्रोड्यूस हुआ, प्लस कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए जिनका मैस तो था लेकिन चार्ज नहीं था। चार्ज जो है वो यहाँ अटोमिक नंबर वाला होता है ना, और मैस जो है वो अटोमिक मैस वाला होता है। ये 1 इसका मैस है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 है, ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्पीशी प्रोड्यूस हुई जो चार्जलेस थी वो क्या थी, दीज आर न्यूट्रॉन्स। वो क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे। फिर उसके बाद उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को जब उसने डिस्कस किया तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसने ये बताई हमें कि फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में चेंज हो जाता है। यानी उसने एक पूरा रिएक्शन बताया। फर्स्ट प्रॉपर्टी उसने हमें ये बताई कि न्यूट्रॉन जो होता है ना, आज़ाद न्यूट्रॉन, वो क्या करता है, वो प्रोटॉन 1 पॉजिटिव 1 प्लस इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, और साथ में न्यूट्रिनो 0 0, इन तीनों पार्टिकल्स में बैठा बैठा डिके हो जाता है। ये क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन डिके हो रहा है। डिके का मतलब है अपने आप को डिकम्पोज करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में चेंज हो जाना। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो +1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 है और 0, 1 + 0 1, तो ये न्यूट्रॉन 1 0 होता है जो प्रोटॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक न्यूट्रिनो बनाता है। समझ आ गई बात की। उसके बाद उसने सेकंड इसकी जो है प्रॉपर्टी उसमें बताया है आयोनाइजेशन के हवाले से कि क्या ये आयोनाइजेशन कर सकता है कि नहीं। तो हमें पता है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो हमने निकाले हैं वो उनके ऊपर चार्ज 0 है। चार्ज डिटेक्टर ने कोई नीडल की इसने शो नहीं किया कि ज़रा सा भी चार्ज इसके अंदर आ रहा हो, इसका मतलब है इनके ऊपर चार्ज नहीं है। सो वी कैन से दैट न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी उसने इसकी डिस्कस की,
उसने कहा कि ये जो है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन, यानी थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इसका मतलब होता है धंस जाना, किसी चीज़ के अंदर धंस जाना, घुस जाना, ठीक है। तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। किसी भी स्पीशीज के ऊपर जब चार्ज होगा ना तो उसको मूव करते हुए या तो अट्रैक्शन फील करनी पड़ेगी या रिपल्शन फील करनी पड़ेगी। लेकिन जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो बड़े आराम से मूव कर सकता है, किसी भी चीज़ के अंदर दाखिल हो सकता है। तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी उसने इसकी डिस्कस की है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसने क्या डिस्कस की है, उसने कहा है कि ये किसी भी जब भी ये स्ट्राइक करते हैं प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मतलब फॉर एग्जांपल जब इनकी स्ट्राइकिंग हम करते हैं, स्ट्राइकिंग एबिलिटी देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये पैराफिन, वाटर, पेपर और सेलुलोज, इन मटेरियल्स के साथ जब ये स्ट्राइक करते हैं तो ये हाई स्पीड प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन दे स्ट्राइक विद दीज प्रोड्यूस फास्ट प्रोटॉन्स, तो हाई स्पीड मूविंग प्रोटॉन्स ये प्रोड्यूस की इनकी एबिलिटी है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी न्यूट्रॉन्स की कि ये फास्ट मूविंग भी होते हैं और स्लो मूविंग भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसकी उसने टाइप्स बताई हैं न्यूट्रॉन्स, एक है हमारे पास फास्ट मूविंग, ठीक है, और एक हमारे पास हैं स्लो मूविंग, स्लो न्यूट्रॉन्स या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना उनकी एनर्जी होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो स्लो मूविंग होते हैं उनकी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स हैं और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं उसमें से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। इन्हें हम बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम फिशन रिएक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिशन रिएक्शन में हम इसे प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फिशन रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हम न्यूट्रॉन्स को एज अ प्रोजेक्टाइल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको एज अ प्रोजेक्टाइल हम यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टाइल यूज़ करेंगे तो वो बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वो इस तरह का एक एग्जांपल हमें देता है कि हम जब एक फास्ट न्यूट्रॉन जो है जब उसके अंदर जब वो अल्फा पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करता है, ठीक है, यानी उसने ये मैं आपको रिएक्शन लिख के बता देती हूँ कि क्या जब एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 14 के साथ स्ट्राइक करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, वो कहता है कि वो प्रोड्यूस करता है बोरॉन प्लस हीलियम। हीलियम होता है 4 ठीक है, और बोरॉन जो है वो होता है 11, और ये देखें ये 7 है ना, ये 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये बोरॉन प्रोड्यूस कर देता है, बोरॉन का आइसोटोप प्रोड्यूस कर देता है बोरॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को कॉपर के साथ हिट करते हैं, 7th इसकी प्रॉपर्टी है हिटिंग विद कॉपर। कॉपर के साथ जब हिट करते हैं तो कॉपर का आपको पता है कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो तकरीबन होता है इसका 65, ठीक है, एटॉमिक मास, और इसका 29 होता है एटॉमिक नंबर। जब इसके साथ न्यूट्रॉन 10 स्ट्राइक करता है तो वो कॉपर का 66 आइसोटोप बना लेता है और 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसके साथ में गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये अल्फ़ा बीटा गैमा के बारे में आपने पढ़ा हुआ ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब ये जो कॉपर 6629 प्रोड्यूस होता है ना, ये होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होता है, ताबकार अनासर को कहते हैं। ये खुद ब खुद ही जनाब ये डिके होते हैं, और जब ये डिके होता है ना कॉपर, तो ये बनाता है आपके पास कॉपर 6629 जब डिके होता है तो ये बनाता है जिंक 6630 प्लस एक बीटा रे एमिट होती है। यहाँ पर तो 29 था, यहाँ पर 30 आ गया क्योंकि -1 हमने निकाल लिया, -1 30, तो ये 29 ही हो जाएगा ना। तो जिंक 6630 बनता है और साथ में एक बीटा रे जो है वो एमिट होती है। बीटा रेज, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज जो हैं ये हम बॉम्ब्स बनाने में यूज़ करते हैं।
इसके अलावा जो कॉपर हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है वो हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की E/M वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये 1897 में जे थॉमसन ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ, आपके लिए उस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना ही ज़रूरी है ज़्यादा, ठीक है। डायग्राम किस तरह से है जनाब। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है छोटी सी, और वो है डिस्चार्ज ट्यूब, वैसी ही ट्यूब जिससे हम कैथोड रेज जो हैं वो बना सकते हैं या प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसकी नेक आगे जाकर कनेक्ट होती है एक नई टाइप की ट्यूब के साथ। वो जो नई टाइप की ट्यूब है उसका सिरा आगे से होता है यूं, ठीक है। और यहाँ पर लगी होती है एक स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन, यूं, ठीक है। फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगी होती है और इसके ऊपर डिफ्लेक्शंस हम लोग जो है ना वो स्टडी करते हैं। और ये स्क्रीन की एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है, यूं करके हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट 1, 2 और 3। वो पॉइंट्स हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ से इस तरफ, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ। ये आपके पास से जनाब नीचे की तरफ पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने एक कनेक्ट किया होता है, ये यहाँ पर हमारे पास होता है कैथोड और यहाँ पर होता है एनोड। क्यों ये कैथोड एनोड होते हैं? क्योंकि हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होता है। यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं रेज। वो रेज जो प्रोड्यूस होती है ना उनको हम यहाँ से इस रास्ते से, इस नेक से हम लोग गुजारते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब है ना इसको हमने इवैक्यूएट किया होता है, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया होता है ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा गैसेस वगैरह हैं वो हम लोग निकाल सकें या इसके प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस इवैक्यूएशन के थ्रू, ठीक है। इवैक्यूएशन डिस्चार्ज बल्ब या इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज बल्ब होता है। ये हमारे पास है जनाब कैथोड, इसे आप कह लें एनोड है ये, क्योंकि कैथोड रेज हमें सीधी चाहिए। और ये है कैथोड नेगेटिव, ये आप बड़ी कर लें, ये छोटी, फिर ये बड़ी कर लें और ये छोटी। ये इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये कैथोड है। कैथोड से रेज निकलती हैं और वो सीधी मूव करती हैं आगे की तरफ, इस तरह नेगेटिव चार्ज होता है और वो सीधी आगे की तरफ मूव कर रही होती हैं। यहाँ पर ये जो रीजन है ना ये वाला, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है, ऊपर हमने यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, इस पूरी प्लेट पे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो है ना जनाब यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, ये हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये सारी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैथोड है। इसके साथ ही हमने इस रीजन के अंदर अप्लाई की होती है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसमें क्रॉस का मतलब ये होता है कि वो आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन है उसकी, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ डायरेक्शन है उसकी। अब यानी हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है। अब कैथोड रेज ने इसके अंदर से यहाँ से पास करना है, ठीक है। शुरू में ये जो चीज़ है ना ये है फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ठीक है। अब जे थॉमसन ने क्या किया, उसने कैथोड रेज प्रोड्यूस की, पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑफ कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑफ कर लिया। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रेज है ना ये सीधी जाती हैं, चूंकि कोई चार्ज नहीं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, वो सीधी जाके पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करती हैं। फिर उसने क्या किया, उसने फिर जनाब क्या किया कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया। पहला काम उसने क्या किया, व्हेन बोथ फील्ड्स आर ऑफ, जब दोनों फील्ड्स ऑफ थी तो कैथोड रे स्ट्राइक एट पॉइंट P1। दूसरा केस, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड was on and magnetic field
वॉज ऑफ। उस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन थी तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यानी कैथोड रेज जो है ये पॉइंट P2 पे जाके स्ट्राइक की। तो उस केस में क्या हुआ कि कैथोड रे स्ट्राइक एट पॉइंट P2। थर्ड केस है हमारे पास व्हेन मैग्नेटिक फील्ड was on and इलेक्ट्रिक फील्ड was off। उस केस में क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी है तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इस तरफ जाकर यानी कैथोड रे जो ये पॉइंट P3 पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रे स्ट्राइक एट पॉइंट P3। ठीक है, जब कोई फील्ड नहीं थी तो P1 पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो P2 पे, जब मैग्नेटिक फील्ड थी तो P3 पर। ठीक है, उसने ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद फोर्थ केस उसने कहा कि जब हम दोनों फील्ड्स को ऑन करते हैं, व्हेन बोथ फील्ड्स आर ऑन, उस टाइम पर उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और अगेन जो नेगेटिव रे थी ना कैथोड रे वो पॉइंट P1 पे जाके स्ट्राइक की। अगेन कैथोड रे स्ट्राइक एट पॉइंट P1। ठीक है, तो उसने ये एडजस्ट किया दोनों की फील्ड्स को, कंपेयर किया उनकी स्ट्रेंथ्स को और फिर उसने यहाँ से जनाब इसकी E/m वैल्यू निकाल ली और E/m वैल्यू उसने जो निकाली वो थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम पर kg। ई चार्ज का यूनिट होता है कूलम और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा 1.7588 इंटू 10⁻11। कैसे निकला, किस तरह से उसने निकाला, ये आपके कोर्स में नहीं है। सिंपल उन्होंने ये कहा है कि आपने इन दोनों फील्ड्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जब वो पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करेंगी तो उस टाइम पर हमने उसकी E/m वैल्यू जो है वो जो निकाली वो कितनी है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। आज के लिए गर्ल्स इतना काफ़ी है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिएगा और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।